हेलो गाइज, आई एम धर्मेंद्र कुमार। सभी का स्वागत है मेरे इस केमिस्ट्री के चैनल केमिस्ट्री ट्यूटर में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी लेक्चर, फैराडे सेकेंड लॉ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमें आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, साथ ही ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरे द्वारा अपलोड किया गया वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई एम धर्मेंद्र कुमार एंड माई लवली चैनल केमिस्ट्री ट्यूटर। तो स्टार्ट करते हैं फैराडे सेकेंड लॉ। एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जब भी वीडियो देखें तो कॉपी और पेन लेकर के देखें और खूबसूरत सा नोट्स बनाएं। हम लोग का जो प्रीवियस वीडियो था वो था फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, जिसका हिंदी होता है फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम। इसका 2 लॉ होता है। फर्स्ट में फैराडेज फर्स्ट लॉ, जिसका हिंदी हुआ फैराडे का प्रथम नियम। इसमें हम लोग पढ़े थे कि W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, दैट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड और लिबरेटेड एट इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू इलेक्ट्रोलाइट। और में लिख सकते हैं W इक्वल ZQ, हियर W इक्वल अमाउंट डिपोजिटेड एट इलेक्ट्रोड पर जमा पदार्थ की मात्रा, Q जो है अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू इलेक्ट्रोलाइट, विद्युत अपघटन से प्रभावित होने वाले आवेश की मात्रा, और E जो है इक्विवेलेंट वेट यानी कि समतुल्य भार है। इस जो फैराडे फर्स्ट लॉ है इसका हम वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जिसको देख करके आप अच्छे से समझ लीजिएगा। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है फैराडेज सेकेंड लॉ, जिसका हिंदी होता है फैराडे का द्वितीय नियम। इसमें फैराडे ने बताया कि व्हेन सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज passed different electrolyte connecting in series, then the amount of substance deposited or liberated is directly proportional to its equivalent weight। यहाँ पर देखिए लिख दिए हैं कि when same amount of electric charge is passed through different electrolyte connected in series, श्रेणी में जुड़े विभिन्न विद्युत अपघटन से जब विद्युतीय आवेश का समान मात्रा प्रवाहित किया जाता है, देन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड और लिबरेटेड यानी कि मुक्त या जमा पदार्थ की मात्रा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स इक्विवेलेंट वेट, अपने समतुल्य भार के समानुपाती होता है। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन W is directly proportional to E, that is W1 upon W2 equal E1 upon E2। ये कैसे हो जाता है? तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको हम लोग W से इंडिकेट करते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? तो इट्स इक्विवेलेंट वेट, जिसको हम लोग E से इंडिकेट करते हैं, तो इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये हो गया। बट कब? जब हमारा ये डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट सीरीज में कनेक्ट हो और उससे इलेक्ट्रिक चार्ज का सेम अमाउंट पास कराया जाता हो तब। अब इसको हम ऐसे समझते हैं, हम लोग जो है 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ले लेते हैं। एक हमारा ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो गया, और एक हमारा ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो गया। ये जो है फर्स्ट सेल है, और ये जो है सेकेंड सेल है। इसमें हम लोगों को डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट लेना है, तो हमने इसमें ले लिया ZnSO4, और इसमें हमने ले लिया CuSO4। और ये जो सेल है कनेक्टिंग इन सीरीज में कनेक्ट करना है। तो सीरीज में कैसे कनेक्ट करेंगे? तो 2 इलेक्ट्रोड इसमें डाल देंगे, 2 इलेक्ट्रोड इसमें डाल देंगे और सेल से कनेक्ट कर देंगे। सपोज ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया, तो जब इसको हम लोग नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे
तो ये भी हमारा माइनस हो जाएगा, जिसको हम लोग कैथोड कहते हैं। इसको अगर हम पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं तो ये हमारा हो गया पॉजिटिव, जिसको हम लोग एनोड कहते हैं। ये जब माइनस हुआ तो हमारा ये प्लस हो जाएगा, और ये जब प्लस है तो ये हमारा माइनस हो जाएगा। अब हम प्लस को माइनस से कनेक्ट कर देंगे, तो अब हमारा जो ये 2 सेल जो है सीरीज में कनेक्ट हो गया। अब जो भी चार्ज पास होगा, जितना चार्ज इससे पास होगा उतना ही चार्ज इससे पास होगा। क्यों? क्योंकि Q इक्वल हमको पता है कि Q इक्वल होता है I इंटू टी। तो जितना टाइम के लिए करंट इसमें पास होगा उतना ही टाइम के लिए करंट इसमें पास होगा, जितना करंट इसमें पास होगा उतना ही करंट इसमें पास होगा। देयरफॉर हमारा जो चार्ज भी जो है, क्योंकि Q जो है चार्ज होता है, इक्वल चार्ज इक्वल Q इक्वल I इंटू टी, तो जितना चार्ज हमारा इसमें पास होगा उतना ही चार्ज हमारा इसमें पास होगा। तो अब हम अपने डिफिनीशन पर आते हैं कि कह रहा है कि अगर हमारा जो है डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट सीरीज में कनेक्ट हो, तो हमारा ये ZnSO4 और CuSO4 सीरीज में कनेक्ट हो गया और उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज का सेम अमाउंट पास हो, तो जब सीरीज में कनेक्ट होगा तो जो भी इलेक्ट्रिक चार्ज होगा इसका सेम अमाउंट ही पास होगा। अब कह रहा है कि जब ये इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज जब पास होगा, तो हमारा ये डिकम्पोज हो जाएगा Zn2 प्लस में और ये हो जाएगा SO4 2 माइनस में। ये जो डिकम्पोज होगा Cu2 प्लस में और ये हो जाएगा SO4 2 माइनस में। तो ये कटायन है तो माइनस पर आएगा, दैट इज कैथोड पर आएगा। तो यहाँ पर इसका मास जो है डिपोजिट होगा। सपोज मान लीजिए कि W1 मास यहाँ पर डिपोजिट हो रहा है और ये जो कटायन है तो ये भी माइनस पर आएगा, यानी कि इसके कैथोड पर आएगा और ये यहाँ पर इसका अमाउंट जो है डिपोजिट होगा। तो ऐसा मान लीजिए कि इतने में W2 अमाउंट हमारा डिपोजिट हो रहा है। अब जो है आगे कह रहा है हमारा डिफिनीशन कि डिपोजिटेड और लिबरेटेड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो भी सब्सटेंस का अमाउंट यहाँ डिपोजिट हो रहा है या जो भी सब्सटेंस का अमाउंट यहाँ डिपोजिट हो रहा है, यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस सब्सटेंस की इक्विवेलेंट वेट के। सपोज हमने मान लिया कि इसका जो इक्विवेलेंट वेट है वो E1 है, हर सब्सटेंस का कुछ ना कुछ इक्विवेलेंट वेट होता है, और इसका जो इक्विवेलेंट वेट है E2 है। तो जिसमें जितना ही ज़्यादा जिसका इक्विवेलेंट वेट होगा उतना ही ज़्यादा यहाँ पर उस सब्सटेंस का मास डिपोजिट होगा। क्योंकि यहाँ डिफिनीशन कह रहा है कि व्हेन सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज पास्ड, यहाँ जो है इलेक्ट्रिक चार्ज का सेम अमाउंट पास हो रहा है। डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट, ये डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट है, ZnSO4 और CuSO4 दोनों डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट है, कनेक्टिंग इन सीरीज, सीरीज में कनेक्टिंग है। देन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो भी यहाँ पर सब्सटेंस डिपोजिट होगा या यहाँ पर जो भी सब्सटेंस डिपोजिट होगा, डिपोजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स इक्विवेलेंट वेट, ये अपने इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना जो भी इक्विवेलेंट वेट इसका होगा उसके अकॉर्डिंग ही ये यहाँ डिपोजिट होगा, जितना ही ज़्यादा इसका इक्विवेलेंट होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डिपोजिट होगा। तो ये तो हो गया हमारा फ्राइडे सेकेंड लॉ। अब इसको हम वेरीफाई करेंगे कि आखिर W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E आता कैसे है। तो इसको समझने के लिए हम लिख देते हैं कि ये जो है हमारा इक्विवेलेंट वेट है। ये जो है यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि ये जो हुआ E1 हो या फिर हमारा E2 हो, ये इक्विवेलेंट वेट है। और जो ये W1 हो या फिर ये W2 हो, ये अमाउंट डिपोजिटेड है, जो कि अमाउंट डिपोजिट हो रहा है, अमाउंट डिपोजिटेड। अब जो है हम लोग इसको वेरीफाई करेंगे। वेरिफिकेशन
फैराडे सेकंड लॉ। ये जो वेरिफिकेशन होगा इसमें हमारा एक रिलेशन भी मिलेगा, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट and equivalent weight। दैट इज हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को जेड हम लिख सकते हैं एंड इक्विवेलेंट रेट को हम लोग ई लिख सकते हैं। इसी का हम लोग को रिलेशन जब फाइंड करेंगे, एस्टेब्लिश करेंगे, तो उसमें हमारा वेरिफिकेशन हो जाएगा फैराडे सेकंड लॉ का। देखिए हमारा जो इसमें करंट पास हो रहा है दोनों ही सेल में, वो सेम करंट पास हो रहा है, आई हमारा सेम है, टी हमारा दोनों सेल के लिए सेम है, जितना टाइम करंट इसमें पास होगा उतना ही टाइम करंट इसमें पास होगा, तो हमारा टाइम जो है सेम है। देयरफॉर हमारा चार्ज भी जो होगा दोनों सेल के लिए सेम होगा, तो क्यू भी हमारा क्या होगा, सेम होगा। अब हम फर्स्ट सेल में देखते हैं। फर्स्ट सेल जिसमें हमारा क्या है, ZnSO4, और सेकंड सेल में क्या है, सेकंड सेल में लिए हैं CuSO4। CuSO4। अब इस इलेक्ट्रोड पर हमारा कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा, तो हम लोग फैराडे फर्स्ट लॉ में पढ़ चुके हैं कि जो भी इस इलेक्ट्रोड पर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन जो है अमाउंट ऑफ चार्ज होता है जो इस इलेक्ट्रोलाइट से पास कराया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू फैराडे फर्स्ट लॉ हम लोग को मिला था W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, बट यहाँ पर हमारा जो W है इसको हम लोग W1 मान लिए हैं, तो W1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q हो जाएगा। जब हम इसको इक्वल करेंगे, यहाँ भरिए हटा करके इक्वल साइन लगाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा W1 इक्वल Z1Q। Z जो है डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिफरेंट डिफरेंट Z का वैल्यू होता है। सिमिलरली सेकेंड सेल में जो यहाँ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा इस कैथोड इलेक्ट्रोड पर, तो ये भी जो है इस चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि फैराडे फर्स्ट लॉ कहता है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड इन इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पासिंग चार्ज इन इलेक्ट्रोलाइट। जो भी इलेक्ट्रोलाइट से चार्ज पास होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसमें भी जो है हमारा W2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q। ये कैसे हुआ, तो फ्रॉम फैराडे फर्स्ट लॉ, और मैं इसको लिख सकते हैं W इक्वल ZQ। तो यहां पर जो है W2 है तो ये भी W2 होगा, ये भी Z2 हो जाएगा। अगर हम W1 अपॉन W2 लिखें, इसमें इसका डिवाइड कर दें W1 अपॉन W2, यहां क्या होगा, Z1Q अपॉन Z2Q। हमने W अपॉन W2 किया तो Z1Q अपॉन Z2Q, Q Q कैंसिल हो जाएगा और यहां से हमारा एक इक्वेशन मिल जाएगा।
सो W1 अपॉन W2 इक्वल Z1 अपॉन Z2। इक्वेशन फर्स्ट। अब हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, Z इक्वल E अपॉन F। हम लोग जो फैराडे फर्स्ट लॉ पढ़े थे उसी समय इस फॉर्मूला को पढ़ लिए थे। तो यहाँ जो है हम लोग Z1 और Z2 का वैल्यू इसी के बेस पर रखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा हमारा W1, चलिए और नीचे थोड़ा लिखते हैं, W1 अपॉन W2 इक्वल Z1 की जगह पर E1 अपॉन F हो जाएगा। F1 इसलिए नहीं होगा क्योंकि F फैराडे है जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू होता है, और सिमिलरली Z2 हो जाएगा E2 अपॉन F कैंसिल हो जाएगा, और यहां हमारा आ जाएगा W1 अपॉन W2 इक्वल E1 अपॉन E2। यही तो फैराडे सेकंड लॉ है। यहां से हम लिख सकते हैं, मान लीजिए इक्वेशन 2 हो गया है, दैट इज लिख सकते हैं इसको W डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू E। तो ये जो इक्वेशन सेकंड है यही फैराडे सेकंड लॉ है। तो यहां लिख सकते हैं कि इक्वेशन सेकंड इज कॉल्ड फैराडे सेकंड लॉ। अब जो है हम लोगों को रिलेशन कैसे आएगा, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट एंड इक्विवेलेंट वेट। तो चलिए यहाँ हम रिलेशन भी ला देते हैं। यहाँ पर जो है इक्वेशन फर्स्ट में लेफ्ट हैंड साइड में W अपॉन W2 है, इक्वेशन सेकंड में भी लेफ्ट हैंड साइड में W अपॉन W2 है। तो हमारा दोनों इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो फिर राइट हैंड साइड क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट में क्या है, Z1 अपॉन Z2 और सेकेंड इक्वेशन में क्या है, E1 अपॉन E2। जब ये लेफ्ट हैंड साइड दोनों का इक्वल है तो फिर ये दोनों इक्वल हो जाएगा, राइट हैंड साइड दोनों का इक्वल होगा। Z1 अपॉन Z2 इक्वल E1 अपॉन E2। तो ये जो है यही रिलेशन है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट वेट। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि इक्वेशन थर्ड इज रिलेशन बिटवीन Z एंड E। Z एंड E, इसको दैट इज लिख सकते हैं Z वेरीजेज E। आप लोग इसको कॉपी कर लें। हम लोग फैराडे सेकंड लॉ पर का एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। न्यूमेरिकल है कि 3 इलेक्ट्रोलाइट सेल ABC containing solution of ZnSO4, AgNO3 and CuSO4 respectively are connected in series. A steady current
of 1.5 ampere was passed through them until 1.45 gram of silver deposited at cathode of cell B. How long did the current flow? What mass of copper and zinc were deposited? ये क्वेश्चन कह रहा है कि क्रमशः ZnSO4, AgNO3, CuSO4 बिलियन युक्त तीन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ABC को श्रेणी में जोड़ा गया है। कैथोड पर सेल B के कैथोड पर 1.45 ग्राम सिल्वर जमा होने तक 1.5 एम्पियर का क्रमबद्ध धारा प्रवाहित किया गया। तो कितना समय तक धारा प्रवाहित किया गया और व्हाट मास ऑफ कॉपर एंड जिंक वेयर डिपोजिटेड, और कॉपर और जिंक का कितना द्रव्यमान जो है इलेक्ट्रोड पर जमा हुआ, ये हमारा क्वेश्चन है। फिर से एक बार हिंदी में इसको रिपीट कर दे रहे हैं। क्रमशः ZnSO4, AgNO3, CuSO4 बिलियन युक्त 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ABC को श्रेणी में जोड़ा गया है। सेल B के कैथोड पर 1.45 ग्राम सिल्वर जमा होने तक 1.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित किया गया। तो कितना समय तक धारा प्रवाहित हुआ और जमा कॉपर और जिंक का द्रव्यमान क्या है। अब इसमें जो है जब हम सॉल्व करेंगे तो देखते हैं कि 3 सेल है ABC, तो हम 3 सेल बना ले रहे हैं। एक सेल हमारा हो गया ये A, एक सेल हो गया हमारा B, और जो थर्ड सेल है ये हमारा हो गया C। जो A हो गया, ये B हो गया, और ये सेल ये लिख दे रहे हैं। सेल ये है जिसमें कि हमारा ZnSO4 है, सेल B है जिसमें कि AgNO3 है, और जो सेल C है इसमें CuSO4 है। और कह रहा है कि ये सीरीज में कनेक्टेड है, कनेक्टेड इन सीरीज। तो इसमें जो है जैसे ZnSO4 है, इसमें AgNO3 है, और इसमें CuSO4 है। तो इसमें भी 2 इलेक्ट्रोड डालेंगे, इसमें भी 2 इलेक्ट्रोड डालेंगे, और इसमें भी 2 इलेक्ट्रोड डालेंगे। और सेल के पॉजिटिव या निगेटिव टर्मिनल हो गया, तो इस पॉजिटिव टर्मिनल से हम इस इलेक्ट्रोड को कनेक्ट कर दे रहे हैं, और सेल के निगेटिव टर्मिनल से हम इस इलेक्ट्रोड को कनेक्ट कर दे रहे हैं। तो ये हमारा हो गया निगेटिव जो कि कैथोड हुआ, और ये हमारा हुआ पॉजिटिव जो कि एनोड हुआ। जब ये निगेटिव है तो फिर ये पॉजिटिव होगा, और ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव होगा, और ये जब पॉजिटिव है तो फिर ये निगेटिव होगा, और ये निगेटिव है तो ये फिर पॉजिटिव होगा। तो हमको कनेक्टिंग इन सीरीज में कनेक्ट करना है। तो इस पॉजिटिव को निगेटिव से कनेक्ट कर देंगे, इस पॉजिटिव को इस निगेटिव से कनेक्ट कर देंगे, तो हमारा ये तीनों सेल सीरीज में कनेक्ट हो जाएगा। अब जो भी चार्ज पास होगा, Q इक्वल IT हम लोगों का फॉर्मूला होता है, Q इक्वल IT। तो जो भी चार्ज हमारा यहाँ से पास होगा वो सेम चार्ज तीनों सेल में पास होगा। अब कह रहा है कि जब हम लोग पास कराते हैं चार्ज को, तो ये Zn2 प्लस में और SO4 2 माइनस में डिकम्पोज होगा, ये Ag प्लस में और NO3 माइनस में डिकम्पोज होगा, Cu2 प्लस में और SO4 2 माइनस में डिकम्पोज होगा। इसके बाद ये जो कटायन है वो माइनस पर जाएगा, और इसका अमाउंट जो है यहाँ डिपॉजिट होगा। सपोज हमने मान लिया कि इसका अमाउंट जो है W1 यहाँ डिपॉजिट हो रहा है। जो
ये सिल्वर कटायन है, ये इस कैथोड पर डिपॉजिट होगा और इसका अमाउंट जो है यहाँ जो भी डिपॉजिट होगा उसको हम W2 मान रहे हैं कि यहाँ इसका W2 अमाउंट जो है डिपॉजिट हो रहा है। और जो कॉपर कटायन है ये भी कैथोड पर डिपॉजिट होगा और इसका मान ले रहे हैं कि हमारा W3 अमाउंट जो है यहाँ पर डिपॉजिट हो रहा है। लेकिन हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो सिल्वर डिपॉजिट हो रहा है इसका मास जो है 1.45 ग्राम है, यानी कि जो W2 है ये W2 इक्वल क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.45 ग्राम। अब जो है करंट जो पास हो रहा है वो 1.5 एम्पियर का करंट पास हो रहा है। आई का वैल्यू भी दिया हुआ है 1.5 एम्पियर, आई का वैल्यू 1.5 एम्पियर दिया हुआ है और पूछ रहा है कि हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, मतलब कि टाइम पूछ रहा है कि कितना टाइम तक इसमें करंट पास कराया जाएगा कि जो भी बी सेल में कैथोड पर सिल्वर जमा होगा उसका अमाउंट 1.45 ग्राम होगा। इसके अलावा पूछ रहा है कि जो यहाँ जिंक डिपॉजिट होगा उसका अमाउंट क्या होगा और यहाँ जो कॉपर डिपॉजिट होगा उसका अमाउंट क्या होगा। तो यहाँ W1 हमको नहीं पता है, तो ये हो गया W1 इक्वल वाट, W1 इक्वल वाट, और जो है इक्विवेलेंट वेट जो है जो भी अमाउंट यहाँ डिपॉजिट होगा उसका इक्विवेलेंट वेट कुछ ना कुछ होगा। तो यहाँ पर हम E1 मान ले रहे हैं इसके इक्विवेलेंट वेट को, इसके इक्विवेलेंट वेट को हम E2 मान ले रहे हैं और इसके इक्विवेलेंट वेट को E3 मान ले रहे हैं। थर्ड सेल में जो भी COSO4 है तो इसमें कॉपर जो डिपॉजिट हो रहा है इसके इक्विवेलेंट वेट को हम लोग E3 मान ले रहे हैं। तो हम लोगों का इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला पता है कि E इक्वल होता है A अपॉन N, यानी कि E1 इक्वल भी होगा A अपॉन N। A क्या है तो जो भी यहाँ सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है इसका एटॉमिक मास है और N क्या है तो उस सब्सटेंस का चार्ज है या उसका फिर वैलेंसी है। तो यहाँ जो है Zn का जो है 65 होता है एटॉमिक मास और जो इसका वैलेंसी हुआ या इसका चार्ज जो हुआ वो 2 हुआ। तो हमारा जो रिजल्ट आएगा इसका E1 का वैल्यू वो आएगा 32.5। सिमिलरली इसमें जो E2 होगा वो भी A अपॉन N होगा। तो इसमें सिल्वर का जो एटॉमिक मास होता है वह 108 होता है और इस पर जो चार्ज है 1 है, तो इसका जो वैल्यू होगा 108 ही हो जाएगा। E2 का वैल्यू हो गया। अब सिमिलरली जो है इसमें हम लोग देखेंगे कि W3 तो फाइंड करना है, तो W3 हमारा वाट हो गया, W3 वाट हो गया। ये जो हमारा A सेल है, ये हमारा B सेल है और ये हमारा C सेल है। और इसमें भी E का वही फार्मूला लगेगा। E3 इसमें हम लोग माने हैं इक्विवेलेंट वेट को, तो A अपॉन N। तो A जो है कॉपर का एटॉमिक मास है जो कि 63 होता है और N जो है इसका चार्ज है कॉपर का। तो कॉपर आफ्टर डिस्टिलेशन चार्ज कितना हो रहा है इसका +2 हो रहा है, तो 2 हो जाएगा। तो ये हमारा वैल्यू आएगा 31.5। अब जो है सेल बी में जो करंट पास हो रहा है वो करंट दिया हुआ है 1.5 एम्पियर। चलिए इसको भी यहाँ नोट कर दे रहे हैं, I इक्वल 1.5 एम्पियर्स। अब हम थोड़ा क्वेश्चन को इरेज कर दे रहे हैं ताकि स्पेस बन जाए। यहाँ हमारा स्पेस नहीं है इसलिए तीनों सेल को हम फिर से बना ले रहे हैं। यहाँ पर जो है सेल ए है, सेल ए है, यहाँ जो है सेल बी है और यहाँ पर सेल सी है। सेल सी है। जो सेल ए है
इसमें हम फैराडे सेकेंड लॉ अप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि फैराडे सेकेंड लॉ जो होता है ऐसा ही सिचुएशन के लिए होता है कि अगर डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट हो, सीरीज में कनेक्ट हो और सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का उनसे पास हो रहा हो, तो ऐसे ही कंडीशन में हमारा फैराडे सेकेंड लॉ अप्लाई होता है। तो यहां पर फैराडे सेकेंड लॉ से हम लोग लिख सकते हैं W1 अपॉन W2 इक्वल E1 अपॉन E2। W1 का वैल्यू जो है नहीं दिया हुआ है तो हम W1 ही रहने दे रहे हैं। W2 का वैल्यू पता है 1.45, E1 जो है 32.5 है और E2 जो है 108 है। E2 का वैल्यू 108 है। यहां से जब हम लोग W1 फाइंड करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 32.5 इंटू 1.45 अपॉन ये इसमें मल्टीप्लाई चला गया, ये 108 अपने ही प्लेस पर रहेगा। जब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.43 ग्राम, 0.43 ग्राम। अब जो है सेल बी में तो हम लोगों को वेट दिया हुआ है, बट सेल सी का हम लोगों का वेट फाइंड करना है। ये W1 है, W2 है, ये W3 है। तो हम सेल सी में चलते हैं। तो यहाँ पर जब हम अप्लाई करेंगे फैराडे सेकेंड लॉ, क्योंकि यहाँ भी फैराडे सेकेंड लॉ अप्लाई होगा। फैराडे सेकेंड लॉ किसके लिए होता है कि अगर डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट हो, सीरीज में कनेक्ट हो और उनमें सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कराया जा रहा हो, तो उस कंडीशन में आपको फैराडे सेकेंड लॉ अप्लाई करना है। तो यहाँ पर जो है हम फैराडे सेकेंड लॉ अप्लाई करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे W2 अपॉन W3 इक्वल E2 अपॉन E3। इसमें जो है फैराडे सेकेंड लॉ में 2 सेल भी हो सकता है, मोर देन 2 भी सेल हो सकता है। अब यहाँ पर W2 का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है क्वेश्चन में 1.45। W3 फाइंड करना है। E2 जो है हमारा 108 है और E3 जो है 31.5 है। तो इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम W3 निकाल लेंगे यहाँ से। तो W3 इक्वल ये इसमें मल्टीप्लाई चला जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो 1.45 इंटू 31.5 अपॉन 108 और इसका आंसर आएगा हमारा 0.42 ग्राम। अब जो बी सेल में है, इस बी सेल से हम लोग टाइम फाइंड कर लेंगे, क्योंकि कह रहा है कि जो ये सेल से करंट फ्लो हो रहा है कितना टाइम के लिए करंट फ्लो हो रहा है, टाइम बताना है। और टाइम बताना है तो हम बी सेल में क्या देख रहे हैं कि हमारा W तो ऑलरेडी पता है, W इक्वल 1.45 और इसका जो है करंट भी पता है 1.5 एम्पियर। करंट पता है हमारा I 1.5 एम्पियर्स। इसमें जो सिल्वर है इसका एटॉमिक मास ही पता है, A ऑफ Ag 108 और जो इसका चार्ज है ये भी हमको पता है कि सिल्वर पर +1 चार्ज है, तो N हो जाएगा 1 हो गया। और हमको टाइम बताना है कि कितना टाइम पास होगा, क्योंकि जब सीरीज में कनेक्ट है तो जितना टाइम के लिए करंट इसमें पास होगा सब में उतना ही टाइम के लिए करंट पास होगा। तो हम लोग का एक फार्मूला होता है कि W इक्वल
A/NF इंटू IT। F क्या है? फैराडे जिसका मान फिक्स होता है 96,500 कूलम्ब। अब इसको हम अरेंज कर दे रहे हैं। ऑलरेडी हमारा 2 आंसर आ चुका है, एक आंसर ये भी है और एक आंसर हमारा ये भी है। अब सिर्फ यहाँ वैल्यू पुट करना है। यहाँ जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो W कितना है? 1.45, A 108 है, N जो है 1 है, F फिक्स वैल्यू है 96,500 कूलम्ब और जो I है ये दिया हुआ है 1.5 और टाइम हम लोगों को बताना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, T इक्वल हो जाएगा ये 1 में और इससे मल्टीप्लाई होगा तो 96,500 कूलम्ब भी होगा। ये तो ये जो डिवाइड में है तो इसके साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा। और ये दोनों टर्म डिवाइड में चला आएगा। अब हमारा जो है इसका कैलकुलेशन कर देने से आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर आएगा 863.7 सेकेंड। ये हुआ हमारा आंसर। इसको आप लोग कॉपी कर लें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।